कि औकात। आदमी कहता है कि भाई मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, मेरी कंपनी मुझे 20,000 देती है। तो ये वेयर हाउसिंग का आइडिया कहाँ से है? कहाँ नेवी, कहाँ वेयर हाउसिंग? मतलब ये कहीं कहीं से सीखा आपने, किसी ने बताया, एकदम इंटरेस्ट उस तरफ कैसे आ गया? ताकि बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े कंपनियाँ मैं देखता था ना, बड़ा इंस्पायर होता हूँ सर इनसे। और मैं सोचता पहला ब्रेक कैसे मिला? देखो पैसे थे नहीं आपके पास और नौकरी 25,000 की, बहुत से मेरा ख्याल 5-10 लाख रुपए मिले होंगे आपको रिटायरमेंट के बाद। सपने हैं, अच्छा बनने के सपने हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी एक जंग है और हर कदम एक जंग है। हमारे पास यहाँ पर तजुर्बा में हम यहाँ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं जान लाते जिनके लाखों फॉलोअर हो, करोड़ों फॉलोअर हो, जो आप अक्सर पॉडकास्ट पे देखते होंगे। हम उन लोगों को लाते हैं जिनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, जो बिल्कुल जमीन से उठ के साधारण परिवारों से, साधारण नौकरियों से कुछ बड़ा कर जाते हैं। और आज ऐसे ही मेरे साथ एक शख्स है, भारत भूषण यादव, स्कूल टीचर के बेटे, नेवी की एक स्टोर ऑफिसर की नौकरी, सिर्फ 25,000 रुपये तनख्वाह से आज 70 करोड़ रुपए के वैल्यू के इनके वेयर हाउस हैं, 2 बड़े बड़े वेयर हाउस हैं जो रेंट पे चल रहे हैं और उनसे 60 लाख रुपए महीना रेंट आ रहा है। उसके अलावा एक कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिन लोगों के भी अपनी ज़मीन खरीद के वेयर हाउस बनाने हो उसमें उनकी मदद करते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं और साथ में रेंट पे चढ़ाने में गाइडेंस देते हैं पूरी। तो भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इन्होंने अभी तजुर्बा ज्वाइन किया है और मुझे जब इनकी स्टोरी पता लगी तो मुझे लगा ये स्टोरी तो आप तक लानी ही चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी है संघर्ष की। ये स्टोरी है कि कैसे नौकरी से निकल के अपना बिजनेस करना और हर तरह की लड़ाई को लड़ना, हर तरह की रुकावट को झेलना, कैसे बैंकों से बड़े बड़े लोन लेना, कहाँ तक जाना, बॉम्बे जाना, ऑफिसर से मिलना, डीजीएम से मिलना, 30-30 करोड़ के लोन। ये आसान बात नहीं है, आम आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए दम चाहिए। तो भारत भूषण जी, आप के फादर स्कूल टीचर थे? हाँ सर, मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे। और आप कहाँ रहते हैं? सर पहले तो हम गांव में ही रहते थे, फरगुनगर के पास में गांव डापोदा है। और जैसे नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद हमने एक फ्लैट लिया है पालम साध नगर में सर। तो नेवी आपने कब ज्वाइन करी? नेवी सर मैं 18 साल का उम्र में था, 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। और पिताजी के जैसे टीचर की जॉब में थोड़ा पैसा कम था, उसको इसलिए मैंने तो परिवार की हालत ठीक करने के लिए मतलब 18 साल की उम्र में 1995 में ज्वाइन कर ली थी सर। और 2010 में रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि मेरा बॉन्ड 15 साल का था। अच्छा, नेवी में बॉन्ड होता है क्या 15 साल का? 15 साल का बॉन्ड था सर, बिल्कुल 15 साल का बॉन्ड था। उसके बाद हम आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो 5 साल करके आगे कर सकते हैं। तो ये वेयर हाउसिंग का आइडिया कहाँ से है? कहाँ नेवी, कहाँ वेयर हाउसिंग? मतलब ये कहीं कहीं से सीखा आपने, किसी ने बताया, एकदम इंटरेस्ट उस तरफ कैसे आ गया? सर बेसिकली जब नेवी में थे, अब देखा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, कुछ तो करना है। उम्र क्या थी जब रिटायरमेंट हुई? मेरी 33 साल, 33 ईयर सर। 33 साल में रिटायर हो जाते हैं? 33 साल में रिटायरमेंट लिया सर हमने, क्योंकि 15 साल के बाद आप रिटायर हो सकते। मैंने देखा बच्चे छोटे हैं और अब मौका है कि जब धीरे धीरे बड़े होंगे तब तक, मतलब मेरा शुरू से ही ना सर बिजनेस में बड़ा दिल करता था कि बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े कंपनियाँ मैं देखता था ना, बड़ा इंस्पायर होता हूँ सर इनसे। और मैं सोचता हूँ कि एक आदमी एक जगह बैठ के, और मतलब इतने करोड़ों कंपनियां का बंदे काम कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है, वो कैसे करता है। मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ा था। आप जैसों को थोड़ा मतलब फॉलो करता था सर, बट सही गाइडेंस नहीं थी। और धीरे धीरे जो नॉलेज थी, उस नॉलेज को मैं अप्लाई करके थोड़ा मतलब शुरुआत कर दी सर मैंने। तो ऐसा नहीं मन हुआ कि नेवी से निकल के कंफर्टेबल नौकरी मिल जाती कहीं 50,000 लाख रुपए की, वो कर लेते? सर आपने बिल्कुल सही कहा। 90% मेरे जो साथ वाले जो बैचमेट्स हैं वो बैंक में, पुलिस में, मतलब इस तरह की नौकरी कर रहे हैं। बट एक पता नहीं सर मेरे को कहाँ से आया, जब मैं स्टोरी सुनता था बड़े बड़े बिजनेसमैन की, तो मेरे को अंदर से था कि भी एक अपना कुछ करना है सर।
तो इसलिए मैं बिजनेस में। तो इस सारे में वेयर हाउसिंग का कहाँ से बात आ गई? और भी बड़े बिजनेस थे, रेस्टोरेंट था, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल लेते, कोई सिक्योरिटी एजेंसी नेवी वाले बहुत खोल लेते हैं, डिफेंस वाले। वेयर हाउसिंग का कैसे आइडिया है? सर मेरे यार दोस्तों ने खोल रखी है सिक्योरिटी और सारी इस तरह का खोल रखा है, बट मैं देखता था कि अपने को ना एक हर सेकंड के हिसाब से पैसा आना चाहिए। मतलब अपन बीमार हो गए, कुछ बात होगी तो पैसा आना चाहिए रेगुलर। वो दिमाग में क्लिक कर रहा था क्या करें क्या करें। और वेयर हाउस का धंधा एक ऐसा है सर, एक बार किराए पे लगा, एस्टेब्लिश हो गया तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, पैसा हर महीने खाते में आएगा। तो अभी कितना पैसा आ रहा है? अभी करीब करीब 60 लाख रुपए आ रहा है सर। भाई कमाल कर दिया आपने कि 60 लाख रुपए नेवी की 25,000 की नौकरी से और 60 लाख रुपए आपको किराया ही किराया आ रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहला ब्रेक कैसे मिला? भाई देखो पैसे थे नहीं आपके पास और नौकरी 25,000 की, फौज से मेरा ख्याल 5-10 लाख रुपए मिले होंगे आपको रिटायरमेंट के बाद। हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा, करीब 10 लाख रुपए मेरे को नेवी से मिले जब मैं रिटायरमेंट आया। और फंड नहीं था सर, बट कहते हैं ना सर, जब जज्बा होना सर, वो खून में जब चला जाता है परमात्मा मदद करने लग जाता है सर। आप जैसे बहुत लोग आ जाते हैं मदद के लिए, और सच पूछो मेरे केस में ना पूरी कायनात ने मदद की है सर मेरी। बस सिर्फ एक सोच का फर्क है कि एक बार दिमाग में घुसा लिया ना सर कि करना है, फिर तो करना है सर। हम कहानियां सुनते थे छोटे, जैसे सिकंदर की कहानी कि सिकंदर जा रहा है लड़ाई के लिए और जहाज से उतरा, जहाज को उड़ा दिया। अब क्या वन वे है, अब वापिस जाने का नहीं है, करो या मरो। इसलिए वहां ताकत डबल हो जाती है कि अपने को जीतना ही है। तो ये जज्बा जब जीतने का आता है सर, तो उस समय ये भगवान बिना सर मदद करना शुरू कर देता है। तो मतलब तुमने वो जो शाहरुख खान की कहानी थी कि किसी चीज को अगर बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, वो तुम्हारे साथ सच हो गया। 101% सर, बिल्कुल सच कहा है शाहरुख खान जी ने। और अब मैं जीता जागता सबूत हूं उसका, जो मतलब पूरा ताकत से, मतलब शरीर का अणु अणु परमाणु सब कुछ एक जगह फोकस लगाना पड़ेगा, इधर नहीं इसके ऊपर करना पड़ेगा सर। ऐसा बहुत बार हुआ है, काम करते करते मैं इतना इंटरेस्ट आता है मैं खाना भूल जाता हूँ। देख रहे हैं आप शिद्दत की सीमा, परिसीमा कितनी है कि खाना खाना भी भाई साहब भूल जाते हैं। जब ऐसी होगी शिद्दत तब काम होगा, नहीं तो बहाना ही बनाते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी ने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। तो भारत भूषण, ये तुम्हें पहला ब्रेक कब मिला? क्योंकि परेशानी तो पहले में बहुत होती है, कहते हैं ना कि पहला लाख मुश्किल होता है हमारे टाइम में, फिर पहला करोड़ मुश्किल होता है। तो तुम्हारा पहला जो ब्रेक मिला कि वेयर हाउस पहला बना तुम्हारा, कितने साल लगे? सर बिल्कुल सच कहा आपने। मैंने भी सुना है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो कभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, और यही मेरे साथ हुआ। जैसे मैंने काम शुरू किया, पहला वेयर हाउस बनाया, बड़ी हिम्मत करके बैंक से लोन लेके और नियर डियर से करके, और सीधा झटका 3.5 करोड़ का डिच लगा सर मेरे को। 3.5 करोड़ नीचे में चला गया। बड़ी हिम्मत लगती है सर ऊपर आने में, लेकिन पता नहीं जीतने का जज्बा कैसे दिमाग में दिल में छा गया, कैसे भी इससे पार आना है। मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर दी सर, औरों के वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए और उसमें दिन रात लगा दिया। 250 किलोमीटर रोज दौड़ के 4 साइटें मैंने हैंडल की। 2-2 करोड़ रुपए मैं साल का कमा के और ला के धंधे में डाला। बहुत जल्दी रिव्यू कर लिया सर हमने, 2.5-3 साल में हम रिव्यू करके और इससे बाहर आ गए। तो शुरू कब किया आपने पहला वेयर हाउस बनाना? सर 2008 से प्लानिंग की थी, 2010 में रिटायरमेंट हुआ था। उस समय अपने भाई और भांजे के साथ प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना के हमने शुरू किया, और जैसे 2010 में आया उसके बाद मैंने इमीडिएट शुरू कर दिया। लेकिन पहला वेयर हाउस बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए 3 साल लग गया सर मेरे को, शुरुआत करने के लिए। और खत्म कब हुआ प्रोजेक्ट फिर? और 2 साल में वो प्रोजेक्ट हुआ, तो मतलब 5 साल मेरा एक वेयर हाउस बनाने के लिए लगा। और फिर वो किराए पे चढ़ गया? उस समय बड़ी दिक्कतें आई सर। तो ये जो क्रूशियल पीरियड था, ये बड़ा ही मतलब एक स्टोरी भरा है कि किसी मंत्री के साथ पार्टनरशिप की, उन्होंने धोखा दिया, उसके बाद बाहर निकले, उसको किराए पे लगाया, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ी पैसे की, थोड़ा जमीन अपना निकाला और कुछ अपनी इक्विटी दूसरे को देके फंड रेज किया हमने, और उससे फिर बाहर आ गए सर।
तो तकरीबन 2010 में आप रिटायर हुए। हाँ जी सर। पहला वेयर हाउस कितने स्क्वायर फीट का बना? 1,35,000 स्क्वायर फीट। और वो कहाँ पर है? ये फर्रुखनगर के पास गांव डाबोदा में है सर, फर्रुखनगर से पटौदी रोड एक जगह। और वो कितने किराए पे चढ़ा 1,35,000 स्क्वायर फीट? वो अभी हमारा 19.5 लाख रुपए किराए पे है। अच्छा, तो समझो कि 2010 से 5 साल लगे 2015 से बनने में। हाँ, 5 साल लगे सर। किराया कब आना शुरू हुआ? किराया तो शुरू हो गया था सर, जब 2.5-3 साल में तैयार हो गया था, उसके बाद 1-1.5 साल खाली रहा, उसके बाद किराया तैयार हो गया, मतलब 4 साल के बाद किराया चालू हो गया था। बट जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने में हमको पूरा 5 साल मतलब 1-1.5 साल और लग गया। अच्छा, फिर दूसरा वेयर हाउस आपने और बनाया? सर ये बड़ा मजेदार वाकया है। जब कोरोना आया तो बच्चों को लेके मैं शिफ्ट हो गया गाँव में, जहाँ पे मेरी जमीन है। तो अब देखा जमीन है बट रास्ते पे नहीं है, उसका रास्ता नहीं लगता तो CLU वगैरह कन्वर्ट कराने में नहीं हो पाएगा। तो मैंने मेरे भाई से बात करके, मेरे अंकल से करके उस जमीन को किराए पे लिया 33 इयर्स के लिए। जो वो साल में कमाते थे आज हम उनको महीने में दे रहे हैं। अच्छा, तो वो मतलब बहुत खुश है। और उस पर हमने बड़ा अच्छा एक अमाउंट लगा के उसको तैयार किया, और उसके बाद उसको 33 साल का किराए पे लेके 20 साल के लिए रेंट आउट कर दिया हमने। अच्छा, 33 साल पे अपने जमीन भाई से ली? भाई से, अंकल से किराए पे और लिया। वो जो साल का कमाते थे उस जमीन से उतना महीने का रेंट दे रहे हैं उनको, और 20 साल के लिए आपने वेयर हाउस बना के रेंट पे दे। वो कितने स्क्वायर फीट है? 3 लाख स्क्वायर फीट है सर वो। 3 लाख स्क्वायर फीट है। कितना किराया आता है उसमें? 47 लाख रुपए किराया आता है। तो 47 लाख एक में किराया आता है और दूसरे में 19.5 लाख रुपए। 19.5 लाख, तो तकरीबन 66 लाख रुपए के आसपास आपको रेंट आ रहा है। क्या बात है। आप में से कितने लोग उनको जानते हो जो 50 लाख से ऊपर महीने का रेंट कमाते हो, खाली पैसिव इनकम? और अभी भारत भूषण जी यहाँ रुके नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आप भैया आगे क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वेयर हाउस, औरों के लिए बना रहे हो, अपने बना रहे हो, क्या इरादा आगे भाई? सर मैं सच बता दूं, दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ। जब से आपसे मिला हूं ना सर, आपसे कोचिंग शुरू हुई है, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब मैं अब सोच रहा हूँ 300 करोड़ का प्रोजेक्ट सीधा कैसे शुरू करूँ। अच्छा, उसकी वर्किंग शुरू कर रखी है। एक सोलर का प्रोजेक्ट है, एथनॉल है, मतलब ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं जिससे सभी को भला हो। हाँ। जैसे ये अपना इलेक्ट्रिकल कार बन रही है सर, कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, एक लिमिट है। इस तरह हम चाह रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए कि गवर्नमेंट को फायदा हो, इंडिविजुअल को फायदा हो और अपने को पैसा आए। अच्छा, तो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो भाई आप? सर अभी मैं करीब 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एथनॉल जो बनता है, पेट्रोल में मिक्स करते हैं, उससे गाड़ियां चलती हैं। तो धीरे धीरे ये हमारा ना यहाँ पे इंडिया में पूरा चेंज हो जाएगा। मेथनॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी एथनॉल की, और ये गडकरी जी का बड़ा मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको किया है। और ऑल इंडिया में कुछ प्लांट्स लगने शुरू हुए हैं। और अब जो जिस काम की शुरुआत होती है सर, उसको अगर शुरू में ग्रैब कर लें तो वो पैसा देती है सर। तो उसमें क्या कर रहे हो तुम? कौन सा प्रोजेक्ट डाल रहे हो एथेनॉल का, मतलब बनाने का एथेनॉल? सर इसमें एक फैक्ट्री टाइप में लगेगी जिसमें मतलब रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे लकड़ी, भूसा, जो वेस्ट होता है जो किसान जला देते हैं खेत में, उसको इकट्ठा करेंगे, उनसे पैसों में खरीदेंगे, उसको जलाएंगे, उससे एनर्जी क्रिएट होगी, टरबाइन चलेगी, वो आगे हो जाएगा। जो हमारा किसान जो चावल बेचता है, गेहूं बेचता है, बाजरा बेचता है, ज्वार बेचता है, गवार बेचता है, जो बच जाता है, जो 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 कण बच जाते हैं उसके, वो सब खरीद के और उसको हम इसमें डालते हैं, उससे एक केमिकल मिला के और उसके बाद एथेनॉल तैयार होती है। तो इसमें 5 प्रोडक्ट निकलते हैं। एक CO2 निकलता है, उसको हम कर सकते हैं। एक जो हम जो प्रोडक्ट डालेंगे, जैसे बाजरा या चावल हम डालेंगे, तो इसको एक थोड़ा टाइम के लिए वो करेंगे, तो उसके बाद में ना एक प्रोडक्ट बच जाता है, उसमें से स्टार्च निकल जाती है, और जो बचता है वो कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मतलब वो ईटेबल है और ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, कई जगह पे स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज थोड़ी मात्रा में अगर वो सही नहीं है तो कैटल फील्ड के लिए चला जाता है। तो उससे 5 तरह के मटेरियल बनते हैं। एथेनॉल मिलेगा, उसका मतलब उसका राख भी अगर बची तो वो ईंट बनाने में काम आ जाती है। अच्छा। तो एक वेस्ट मटेरियल हम उठा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उससे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस आगे टर्बाइंस को चला रही है, मशीनों को चला रही है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट होता है। और गवर्नमेंट और पेट्रोलियम मिनिस्टर इनके साथ में हमारा 10 साल का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो जाता है। तो उस प्रोजेक्ट में भी काम चालू किया है सर। भाई इतनी बातें आपको समझ आ रही इनकी जो ये कर रहे हैं? हाँ, देखिए इनके विचार, महत्वाकांक्षाएं और सोच कितनी बड़ी है।
तो अब वेयर हाउस का प्रोजेक्ट और डालोगे कि अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसी करोगे इसमें? सर मेरा जो सोच है, मैं सोच रहा हूँ सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने हैं। अच्छा। क्योंकि रिसर्चेस आया, जब हमारा ये कोरोना आया तो हमारे किराए बंद हो गए। बंद क्या हो गया सर, हमने भी उनको छूट दिया, तो वो तो अच्छा था, हमने कुछ रिजर्व फंड रखा हुआ था। अगर रिजर्व फंड नहीं होता तो सर वो तो किस्तें जाती हैं। हालांकि बैंक ने बोला था कुछ टाइम के लिए किस्तें माफ कर देंगे, मतलब बाद में ले लेंगे। हमने कहा हमारे अकाउंट में पैसा है, आप काटोगे। हमने खुद मेल करके उनको बोला नहीं सर हमारा बंद नहीं करना, आप हमारा काटो, EMI काटो। तो हम क्या सोचते हैं सर कि एक तरह का बिजनेस करके सारे बास्केट में एक तरह के अंडे रखेंगे, एक अगर थोड़ा सा भी हुआ तो उसमें पूरा जो बिजनेस ताश की तरह चला जाएगा। इसलिए हम अलग अलग तरह के बिजनेस करेंगे और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे जो अभी निकल के आ रही है। जैसे सर पहले कंप्यूटर आए तो जो कंप्यूटर से जुड़ा, सॉफ्टवेयर से जुड़ा, उससे जुड़ा वो कम आ गया सर। तो इस तरह ग्रीन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आज देश को जरूरत भी है, और हमारा जैसा अगर एक आम इंसान उठ के इस धंधे में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, तो वो पैसा भी कमाएगा और देश का भला भी होगा। इस तरह का मतलब सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर। तो अब शुरू कर दिया उस पे काम या अभी नहीं सर, मतलब अभी शुरुआत की है, अभी तो लैंड भी है, एक्विजिशन है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना है, मतलब बहुत सी चीजें हैं इसमें। क्योंकि क्या होता है सर, जब आदमी का बजट कम होता है तो उसको चीजें मतलब उसको करने में ना टाइम लग जाता है सर। तो करीब इसमें 3-4 महीना हमारा जाएगा पूरा प्लानिंग करने में, फंड्स का अरेंजमेंट करने में, इनिशियल में लगेगा गवर्नमेंट के साथ टाइप करने में। तो उस काम पे अभी शुरुआत की है सर। तो ये सब तुम अकेले करते हो या कोई है फैमिली में भाई, पार्टनर? कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है? सर सच बताऊं तो मेरी कमी है, जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तब से पता चला है टीम वर्क, बहुत अच्छा टीम वर्क होना चाहिए, वो मेरी कमी है सर। मैं धीरे धीरे अब अपॉइंट करता जा रहा हूं। 2-3 बंदे अभी मैंने अपने साथ में लिए हैं ताकि मेरा जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस चल रहा है उसको संभालने लगे हैं। मैं फ्री हो गया हूं, मैं फ्री हो गया तो अब आगे प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा हूं। अब ऐसे करके बढ़ेंगे। आपने बताया था कि भाई आपको धंधा करने की जरूरत नहीं है, आप धंधा को एस्टेब्लिश करो, उसको ध्यान रखो, एक CEO डाल दो, जैसे आपने बताया बीच में। तो मैं उस पर काम कर रहा हूं सर कि उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ 50 कंपनी तो हम इकट्ठा चला नहीं सकते। तो जो आपने बात की सर, मैं बड़ा गौर से सुनता हूं, कई बार मैं बोल भी नहीं पाता, पर सुनता जाता हूं, तो मैं उसको नोट कर लेता हूं सर। अच्छा। तो वो मैंने नोट किए कि एक बिजनेस एस्टेब्लिश करो, उस पर एक CEO बैठाओ और अगले काम पे लग जाओ। और सिस्टम बनाना ठीक से, ऐसा नहीं फिर कोई धोखा दे जाए। नहीं बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया मैं उसी सिस्टम पे लगाऊं सर। इसलिए हम आपसे जुड़े हैं सर, बहुत कुछ सीख रहे हैं। सिस्टम बनाना, अकाउंटेबिलिटी रखना उसकी, बिल्कुल सर, और फिर आगे बढ़ना। तो अभी तुम्हारी उम्र कितनी होगी भाई? सर 49 उम्र है अभी मेरी। कितने साल तक काम करोगे? सर जब तक आप करोगे, आपका मैं पीछे करता आ रहा हूँ उतना साल तक काम करूंगा। मतलब मैं कभी ना सर बूढ़ा नहीं होना चाहता। जितना काम में आपको एक्टिवनेस देखता हूँ, मैं अपने आप को उतना एक्टिव, मतलब आपको देखते मैं समझता हूँ कि जब आप इतना कर सकते हो हम तो और ज़्यादा कर सकते, क्योंकि हम डिफेंस से फील्ड से हैं और उन्होंने मतलब फिजिकली फिट रखने का और पूरा मतलब डेडिकेटली हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं। क्या करते हो फिजिकल फिट रहने के लिए? सर एक तो वॉकिंग करते हैं सर, दूसरा जब साइट पे जाते हैं तो हमारा 2-3 किलोमीटर वॉकिंग वैसे हो जाता है। एक एक काम को इंडिविजुअली जब भी राउंड लगाते हैं पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं, लड़कों को समझाते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, और कभी कभी जैसे वीकेंड पे जाते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं उनके साथ। तो मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा साथ में काम के साथ साथ कर लेते हैं सर। अच्छा, और 5 साल में क्या बनना चाहते हो? कहाँ तक सोच जा रही तुम्हारी? अब तुम इतना भारी सोचते हो तो 5 साल में सोच क्या तुम्हारी जाने की? सर मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। हाँ। 31 मार्च 2029 का प्लान मैंने दिमाग में सेट कर रखा है। 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, और मैं एक पॉलिटिक्स में जाके, डिप्टी CM पद में जाके मैं कुछ सिस्टम को सुधारने में और अपने मतलब लोगों को भलाई का काम करने में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा सर। मतलब 2029 CM क्यों नहीं? सर अगर तजुर्बा जैसे आपसे जुड़े हैं तो सीखते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा सिस्टम को चलाने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उनके नीचे रह के सीखूंगा और अगला चांस लेंगे। अच्छा, तो पहले डिप्टी CM फिर CM? हाँ जी सर। ओके। और चलो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, कौन सी पार्टी में जाओगे। अब थोड़ा सा ये बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? सर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं सर, 2 बेटे हैं।
बड़ा बेटा अभी आईआईटी में ज्वाइन किया था, फीस भर दिया था, बट उसका एसएसबी सीमा सशस्त्र बल में सब इंस्पेक्टर का आ गया सर, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो ट्रेनिंग कर रहा है सर। अब छोटा बेटा भी 10th में है सर। तो नेवी में तुम्हारी क्या पोजीशन थी? मैं सर स्टोर पेटी ऑफिसर था नेवी में, जब मैं रिटायरमेंट लिया। पेटी ऑफिसर 25,000 सैलरी थी। पहले स्टोर असिस्टेंट था सर, ऐसे प्रमोशन होके, और 15 साल में स्टोर पेटी ऑफिसर 9 साल में बन गया था सर। और सर बड़ा मज़ेदार, मतलब मेरी नौकरी रही 15 साल की। हेल्पफुल नेचर रहा मेरा, मतलब गिव एंड टेक का जो होता है, तो मैंने हमेशा जो मदद हो सकती है मेरी, मतलब अनऑफिशियली मदद भी मैं करता था, तो मेरे को रिटर्न होके आता था, और मैं बहुत खुशी खुशी सर्विस करके आ गया, और बड़ा मजा आया सर। स्टोर पेटी ऑफिसर के पद 25,000 रुपये की मेरी सैलरी थी जब मैंने छोड़ा था 2010 में। इंग्लिश कैसी रही तुम्हारी जब इतने बड़े बिजनेस कर रहे हो? मुझे लग रहा है इंग्लिश थोड़ी देसी या वीक होगी, तो दिक्कत नहीं आई कहीं? क्योंकि लोग समझते हैं इंग्लिश नहीं आती भैया हम नहीं काम कर सकते ज़्यादा। सर मैंने सुना है कि जो भाषा है हमारी, कई बार ये काम नहीं करती, आदमी के हाव भाव वो काम कर जाते हैं, इसलिए जरूर इंग्लिश कमजोर है मेरी। वो आजकल बच्चे भी सिखाते हैं मेरे को, कुछ वर्ड्स बोलता हूँ तो बोलते हैं पापा ये नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है। अच्छा। बट बॉडी लैंग्वेज जब काम करती है तो अगला आदमी इशारों में समझ आता है, जोश आपका जो जोश को देख के सर, तो इंग्लिश कभी मतलब बीच में नहीं आई सर हमारे। तो एनर्जी होनी चाहिए, भाषा का कोई फर्क नहीं, उम्र का कोई फर्क नहीं, ये कहना चाह रहे हो, राइट? सर 101% एनर्जी काम करती है, बॉडी लैंग्वेज काम करता है, एनर्जी ही होनी चाहिए। आप इवन आप प्रेयर करते हैं भगवान से, लोगों को पता ही नहीं प्रेयर कैसे करते हैं। प्रेयर उसी समय भगवान मानता है जब आप गामा स्टेज में हो। गामा इट मीन्स आप एनर्जी में हो, आप लगातार प्रेयर कर रहे हो, एनर्जी आ जाती है, तब भगवान मानता है। आप डांस कर रहे हो तब मांगो वो मिलेगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो गामा स्टेज में हो तब मिलेगा। गामा स्टेज क्या होती है? मैंने नहीं सर अल्फा बीटा गामा मतलब, अच्छा वो वाला हो, अल्फा बीटा गामा की बात। जब आदमी खुश होता है, रो के मांगोगे नहीं, कभी नहीं मिलेगा सर। अच्छा, तो जैसे अल्फा स्टेट में बोलते हैं मेडिटेशन वगैरह करो, वो भी करते हो? कुछ नहीं? नहीं सर, इतना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अकेला बिजनेस को ज़्यादा दौड़ भाग करके ज़्यादा टाइम दे पा रहा हूँ, मतलब इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। अब धीरे धीरे आपसे सीख रहे सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, अब करके हम ना सर वो सब चीज़ लेके आए करें। तो बहुत सारे बिजनेसमैन मैं देखता हूँ कि फाइनेंस मैनेज करना नहीं जानते, उसमें मार खा जाते हैं। तो तुम्हें भी ये दिक्कत आई? कैसे फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो सारा? सर पिताजी टीचर थे, बहुत कम सैलरी थी, जब वो लेके आते थे 15 दिन में पैसा खत्म। 4 भाई बहनों में बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था। अब मैं थोड़ा एक्टिव भी था छोटेपन से, शरारत भी करता था, वो मेरे को काम भी ज़्यादा देते थे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हर बार बोलते थे इसको लिखो इसको लिखो, हर एक रुपया खर्चा लिखवाते थे। तो एक तो ये हुआ सर। दूसरा, अगर राशन लेके आना मांग के, किसी से पैसा उधार लेके आना है, तो मैं लेके आता था और उसको लिखता था, टाइम पे उसको वापस करते थे, ताकि आगे लेने के लिए मेरी लिमिट बढ़ जाए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे पिताजी मेरे को फाइनेंस सिखा गए सर। वही तुम अभी तक भी अपना हिसाब किताब एक रुपया, मतलब अगर कहीं 50 रुपए कहीं पेंचर लगवाए गाड़ी में, तो मैं 50 रुपए भी नोट करता हूँ, ताकि लीकेज का पता रहे, हमको लीकेज तो नहीं हो रही कहीं। तो बिजनेस में लीकेज का ध्यान करते हो, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तुम P&L सारा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब देखना सीख गए हो कि कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है या ये सिखा? सर मैंने अकाउंटेंट रखा है, मेरे को कुछ पता नहीं था। जब से आपसे जुड़ा हूं मैंने शब्द सुने हैं, ये पहले शब्द भी नहीं सुने थे। अच्छा। क्योंकि मैं तो भाग रहा हूँ, मतलब दिशा का पता इधर जाना है, बट सिस्टम का नहीं पता। मैं आपसे सीखा हूं कि सिस्टम में आके कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अब लगाऊं करने सर। ओके। और टीम कितनी है तुम्हारी? टीम कैसे संभालते हो? कितने लोग हैं? सर क्योंकि ये भी एक बड़ा हिस्सा होता है बिजनेस में सक्सेस का, कि कहते हैं कि तुम टीम बनाओ, टीम आपका बिजनेस बनाएगी। तो तुमने टीम बनाने के लिए क्या किया है? सर जाने अनजाने में ना, पहले ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी, बट मैं जब भी मेरे आदमियों से जुड़ा हूँ, मेरी टीम से जुड़ा हूँ, मैं दिल से जुड़ा हूँ। उनको अपने से ज़्यादा मैं इज्जत देता हूँ, उनका केयर करता हूँ। पहले जो लेबर्स मेरा काम करती है, मैं वो स्ट्रेटेजी रखता हूँ कि 3 जगह की लेबर रखता हूँ। इसमें क्या होता है सर, उनके त्योहार, उनके आपस में जो गुटबाजी होती है उससे बच जाते हैं, और प्रोजेक्ट को जल्दी करते हैं। जो हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है वेरा उसको 1 साल में करते हैं, और जो 1 साल का उसको 6 महीने में करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है उसमें जल्दी निकले। हम खर्चे कम करते हैं बेसिकली।
इसलिए ज़्यादा कमाई करते हैं। तो अगर किसी को जैसे आज वेयर हाउस डालना हो, भाई तुमने इतना वेयर हाउस और तुम्हारे पास 66 लाख रुपए किराया आ रहा है और कई लाखों स्क्वायर फीट है तुम्हारे पास, तो एक तुम्हारे पास थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन हो गई है, सब्जेक्ट की महारत हो गई इसे बोलते हैं। तो अगर कोई ये देख रहा है और उसके पास कोई ज़मीन अपनी हो या ज़मीन लेके वेयर हाउस डालना हो, किराए की इनकम चाहिए, तो उसके लिए जरा हमारे व्यूअर्स को समझाओ कि कितने मिनिमम एकड़ लेनी चाहिए, क्या कैलकुलेशन है तकरीबन? सर आपने बिल्कुल सही कहा, जब एक काम को बार बार करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो उसमें महारत आ जाती है। तो वही महारत हमने इसमें हासिल की है। अब हम ये समझ गए हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ इसको पैरेलली हमने बढ़ाया, हम लाइजनिंग भी करने लग गए, हम किराए पे भी लगवाने लग गए, हम धीरे धीरे करके समझ के उस चीज़ों पे पूरा A to Z काम करने लग गए कि भी आपके पास अगर 2 एकड़ जमीन है तो आप वेयर हाउस की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया 2 एकड़ मिनिमम चाहिए। अच्छा, 2 एकड़ जमीन मिनिमम चाहिए सर। लोकेशन क्या होनी चाहिए तकरीबन? सर लोकेशन एक्चुअल जो वेयर हाउस की लोकेशन है, मैक्सिमम कंपनियां गुड़गांव से ऑपरेट करती है, उनके हेड ऑफिसेज वगैरह गुड़गांव में है, और इस वजह से गुड़गांव से 70 से 80 किलोमीटर का एक दायरा है जिसमें आराम से वेयर हाउस किराए पे लग जाते हैं। समझ ले 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आराम से 100 किलोमीटर आप इजीली हो गया है सर, क्योंकि जीएसटी जब से आया है तब से और धंधा आसान हो गया। तो जो आदमी गुड़गांव में 20,000 स्क्वायर फीट 20 रुपए स्क्वायर फीट से ले रखा था, आज वो 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 14 रुपए में ले लेगा। तो वहाँ कॉस्ट कटिंग हुई और एरिया बढ़ गया। ऑपरेशन जहाँ 4 जगह चल रहा था वहाँ 1 जगह से हो गया। तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ जो जीएसटी गवर्नमेंट ने किया है, इससे हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो किया है और अकाउंटेबिलिटी एक जगह हुई है, मैन पावर एक जगह, तो उससे कॉस्ट कटिंग हुई है और धंधा ज्यादा कर पाए हैं। तो ये तो गुड़गांव की बात हुई। अब कई लोग तो व्यूअर तो कहीं भी देख रहे होंगे, यूपी में देख रहे होंगे, बिहार देख रहे होंगे, महाराष्ट्र देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है कि शहर से कितनी, यही 100 किलोमीटर दूर का हिसाब रखें वेयर हाउस के लिए? सर हर जगह एक जो फॉर्मूला वो काम नहीं करता, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजें काम करती है। ये वो अगर हमको भेजे कि भी हम यहाँ बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा सर, हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, CBRE, JLL, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कंसल्टेंसी की, ये बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ है। तो हम जब एक ग्रुप बनाया हमने, तो हमको पता होता है कि लखनऊ में हमको वेयर हाउस चाहिए 20,000, तो वो कंपनी से हम पूछते हैं कि लखनऊ में कौन से रोड पे चाहिए। तो ये उस तरह से काम करता है सर। अच्छा, तो किसी के पास अगर जमीन हो या वेयर हाउस बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो आपसे कांटेक्ट करे और आप उसे गाइड करोगे कि इतनी दूर यहाँ पे जमीन इतनी लो, यही कह रहे हो आप? बिल्कुल आपने सही कहा सर। हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे सर, और हम बताएंगे कि ये जो आप लगाना चाहते हैं ये कहाँ पे वाइबल होगा, क्योंकि खाली वेयर हाउस बनाना नहीं है, उसको किराए पे लगा के और किराए भी आना चाहिए। तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल रहा हूँ। वेयर हाउसिंग के बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तजुर्बा के मेंबर हैं, काफ़ी रिलायबल है, और स्टोरी आपने सुनी ली कि कैसे अपना कितने लाख स्क्वायर फीट चला रहे हैं, 66 लाख रुपए किराया भी इनको इनकम आ रही है, और अब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन और गाइडेंस और कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। तो अगर आते गुड़गांव पे, जो गुड़गांव के लोग, इधर के लोग देख रहे होंगे या बाहर के जिनको गुड़गांव में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना हो, तो तकरीबन 2 एकड़ जमीन 100 किलोमीटर के रेडियस में कितने की आएगी? सर इसमें एक फार्मूला काम करता है कि जितनी ज्यादा महंगी जमीन लोगे तो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं होगा। हाँ। तो आपको ध्यान रखना है 2 करोड़ के आसपास तक जाना है, 1.5 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, जितनी जमीन की लागत कम आएगी उतना प्रोजेक्ट हमको ज्यादा पैसा देके जाएगा। तो हम अगर मानते हैं एवरेज कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए में हमको 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में अगर जमीन मिल जाती है, तो उसमें जो लागत आएगी, उसमें जो किराया मिलेगा, तो वहां हमारा 8 से 9% का ROI आ जाएगा सर। तो 5-1 करोड़ की जमीन हो गई, और उसके बाद CLU हो गया और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा के कितने का फुल वेयर हाउस तैयार हो जाएगा 2 एकड़ में? सर करीब करीब जो हम पूरा काम करते हैं, तो हम एक एवरेज पकड़ते हैं कि जमीन का कॉस्ट प्लस 1200 रुपए स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। तो अगर हमको 2 एकड़ बनाना तो नॉर्मली 25,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया तैयार होता है। तो 2 एकड़ का 50,000 स्क्वायर फीट हुआ, और इसमें 1200 रुपए से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 करोड़ रुपए लागत आई हमारा कंस्ट्रक्शन की, जिसमें लाइजनिंग वगैरह सब आ गया सर।
हम सारा काम करके देते हैं और उसको किराए पर लगवा के भी देते हैं सर। तो 11 करोड़ का हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया 2 एकड़ के ऊपर 50,000 स्क्वायर फीट, और उस पर रेंटल इनकम आएगी तकरीबन 8% बोल रहा है, करीब करीब 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो रेंटल इनकम महीना के सर। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सालाना इनकम 11 करोड़ लगा के बिल्कुल बिल्कुल आ आपने सही सकती है, जिसमें जो 1 आध साल चढ़ाने उड़ाने में लगा ये वो लगा। और इस पे लोन भी हो जाता है अगर कोई जमीन अपनी ले ले, बाकी लोन ले ले कंस्ट्रक्शन। सर ये जो एग्रीकल्चर जमीन होती है इसको कन्वर्ट कराते हैं हम CLU में, कन्वर्जन लैंड यूज। हाँ। तो एग्रीकल्चर से हमारा कमर्शियल यूज हो गया, तो जब कमर्शियल हो जाता है तो बैंक इसको इजीली लोन दे देते हैं। अच्छा, फिर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है सर। सिर्फ जमीन का ही पैसा लगाना है, कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं लगेगा, वो लोन मिल जाएगा। सर ऐसा नहीं है, जो जैसे सपोज हमारा 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसमें 70% से 75% तक बैंक देता है और हमको 25% से 30% तक अपना खुद का लगाना होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, क्योंकि जमीन तो ले ली, जमीन तो ले ली सर, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं आती सर। हाँ, तो जो बैंक को हम प्रोजेक्ट बनाते हैं 6 करोड़ में आपने 25% अपना लगाया, 75 बैंक से। बिल्कुल आपने सही कहा सर, तो तकरीबन 5-1 करोड़ के आसपास, 4.5-5 करोड़ के आसपास बैंक से मिल जाता है सर। और जब तक किराए पे नहीं चढ़ा तो EMI का पीरियड कितना मिलता है, फ्री पीरियड, या EMI पहले दिन से शुरू हो जाती है? नहीं सर, इसमें जो बैंक देता है वो EMI जब शुरू होगी आपकी, एक टाइम होता है कि 1.5 साल से 2 साल का प्रोजेक्ट है हमारा, और इसके बाद जब किराए पर लगेगा, सपोज उसके बाद 6 महीना और लग गया, तो उसके बाद जब किराए पर लगेगा, इनकम शुरू होगी, तब से EMI स्टार्ट होगी, उससे पहले सिर्फ हमको इंटरेस्ट पे करना है। बस, तो इसमें रिस्क यही है कि अगर किराए पे नहीं चढ़ा तो फिर EMI जेब से देनी पड़ सकती है। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट हम क्या करते हैं सर, जब वेयरहाउस बनाते हैं तो एक वास्तु का बड़ा ध्यान रखते हैं सर, और उस वास्तु के हिसाब से हम ये गारंटी देते हैं कि आप जब प्रोजेक्ट करोगे शुरू से लेके आखिर तक पूरा करके देंगे और वास्तु के अकॉर्डिंग करके देंगे, और बनने से पहले इसको किराए पर लगा के देंगे। तो इसमें वास्तु का रोल बहुत ज्यादा होता तो है। कितने % चांस है ऐसा कि ना चढ़े किराए पे? क्योंकि देखो पता तो कुछ नहीं होता, आप कहते रहे हो गारंटी, लेकिन मैं नहीं समझता कि 100% गारंटी की चीज की। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो कितने चांस है, रिस्क % कितना है कि आदमी को किराए पे ना चढ़े और उसे कुछ टाइम और EMI का बर्डन पड़ सकता है? तो ऐसे नहीं ना आदमी डिफॉल्ट कर दिया तो फिर फंस गया। सर बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें 10% चांसेस ऐसे हैं मेरे हिसाब से, 10% चांसेस ऐसे हैं कि कोई लोकेशन ऐसी हमने चूज कर ली और उस लोकेशन के हिसाब से उसमें टाइम लग जाता है। तो हिट रेट आपका 90% मान के चले। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ओके, तो ये तो हो गया वेयरहाउस और ज़मीन की कीमत की एप्रिसिएशन आपके तजुर्बे से कितनी है भाई? अगर ज़मीन ली किसी ने 5 करोड़ की और वेयरहाउस बनने में 1 साल लगेगा सर, साल भर लगा, फिर 3-4 साल किराए पे चढ़ा, 5 साल में एप्रिसिएशन कितनी हो जाती है वो ज़मीन की, वैल्यू कितनी बढ़े? सर जो आप कह रहे हैं 5 साल में एप्रिसिएशन, मैं ये मानता हूं सर कि 5 साल में जमीन की एप्रिसिएशन एकदम डबल हो जाती है। ये ऐसा देख रहे हैं आप अक्सर अपने? बिल्कुल मैंने देखा है सर, मैं पिछला 14 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको कि जो हमने काम 14 साल पहले शुरू किया वहां 40 लाख रुपए पर एकड़ की जमीन थी, और 14 साल बाद आज वहां 5 करोड़ रुपए की जमीन है। अच्छा, और कितने साल का लोन होता है ये? सर कंस्ट्रक्शन लोन नॉर्मली 7 साल के लिए होता है, बट ये बैंक टू बैंक डिपेंड है, और ये थोड़ा 10 साल तक भी जा सकता है। अच्छा, आसानी से मिल जाता है या बहुत, या तुम्हारे को पता लग गया कैसे दिला सकते हैं? सर ऐसा नहीं है, ये आसानी से मिल जाता है सर, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने कन्वर्जन कराए, गवर्नमेंट के जो जितने भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आपने सारे अप्रूवल्स लिए, तो उस बेस पे बिल्डिंग प्लान पास होकर आराम से मिल जाता है, और हम उसमें मदद करते हैं सर। वेरी गुड। तो समझ रहे हैं कि एक कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, और जिनके पास अपनी ज़मीन है भाई साहब इनसे ज़रूर टच पे हो जाना, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी ज़मीन की कॉस्ट तो देनी नहीं है, और लोन ले लिया आपने, पल्ले से तो कुछ भी नहीं लगा, और बाकी किराया आना शुरू हो गया। थोड़ी बहुत गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर डिले विले हो जाए तो बैंक की ये नहीं हो कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, फिर सिविल विल ख़राब हो जाए, मुश्किल में फंस जाए, पर अच्छा बिजनेस मॉडल है। और आपकी जो वाइफ है उनका क्या नाम है? सर मेरी वाइफ का नीना यादव नाम है। वो क्या करती हैं? वो आपके बिजनेस में हेल्प करती हैं या होम मेकर हैं? सर शुरुआत तो उन्होंने बड़े जीरो से की थी मेरे साथ, और आज 3-4 साल पहले से शुरुआत की, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे, उनको पालने में, उनको पढ़ाने पे। आज वो पूरी तरह मेरे साथ में, बिल्कुल साथ में खड़ी है, वो फाइनेंस को पर्सनली देखती है और मेरी पूरी मदद करती है। सपोर्ट पूरी है? पूरी फुल सपोर्ट करते हैं। और जब बीच में फंसे हो गए, फेल हुए हो गए, ताने दिए कि सपोर्ट किया? सर ऐसा बहुत बार हुआ है,
वो धीरे से निकाल के लेके आई, अपनी जो जमा पूंजी उसने की है मेरे से छिपा के वो लेके आई और आगे रखा, ये लो और आगे बढ़ो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये आपकी जो जोड़ी है वो एक बड़ी सक्सेसफुल मैरिज है और एक दूसरे को सपोर्ट, आप उनको सपोर्ट करते हो, आपको सपोर्ट करते हो। सर मैं तो भगवान से आशीर्वाद चाहता हूँ ऐसा ही हमारा सभी को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। वेरी गुड। तो फाइनल एक मैसेज जो लोग ये देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जो लोग नौकरी करते हैं, मैं वीडियो डालता हूँ कि नौकरी मत करो, पान की दुकान खोल लो पर नौकरी मत करो, नौकरी मत करो, करो तो थोड़े टाइम के लिए करो, फिर उसके बाद अपना करो। ये सब बातें मैं बहुत करता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं बहुत कुछ मेरा, कि तुम तो ऐसी बातें कर सकते हो, पर मैं भी तो 300 रुपये की नौकरी से ही चला था। तो उनके लिए क्या एक मैसेज तुम्हारा फाइनल रहेगा? जो लोग ये फौज से रिटायर हो रहे हैं 25,000 की नौकरी से, बहुत अर्ली रिटायरमेंट है। हमारे यहाँ कर्नल साहनी हो बताते हैं कि उनके पास 35-40 साल के नौजवान हैं जो नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। तो अपने बिजनेस के लिए क्या क्या उनको स्टेप लेने चाहिए अगर उनको नौकरी छोड़ के इसमें आना है कि कुछ अपना करेंगे भाई, अपना पैशन, अपनी ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने कुछ सपने देख रखे हों। सपने नहीं हो तो कोई बात नहीं, नौकरी कर लें, लेकिन आराम की ज़िंदगी चाहिए तो। लेकिन अगर एक अमीरी की ज़िंदगी चाहिए और कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छे घरों में रह सकें, अच्छी गाड़ियाँ चला सकें, और समाज में पैसे की तो इज्जत ज़्यादा है ही है, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? सर मैं एक बात कहूँगा आपको, जो आज बिजनेस की तरफ जाते हैं वो एक प्रिंसिपल पे काम करें कि प्लान ए, प्लान बी ना बनाए। क्योंकि बिजनेस में जब आप जा रहे हो आपको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, आप जैसे उसे नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर कम नॉलेज है तो बिजनेस में कूद गया तो उसको फर्स्ट प्रोडक्ट कभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए उसको चांसेस है लॉस हो जाए। और अगर आप जैसे उसे तजुर्बा लिया और तब बिजनेस में आया, मैं 101% लिख के कह सकता हूं सर कि उसको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप पहले स्टेप से, पहले दिन से सिखाते हो कि आपको फाइनेंस मैनेज करना है, आपको ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है, तो वो डे 1 से उस पर ध्यान रखेगा, उसके बारे में सीखेगा, पूरा नॉलेज लगाएगा। और जो मोदी साहब हमारे चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री साहब, कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बल्कि जॉब देने वाले बनो, तो सरकार मदद कर रही है सर, जगह जगह लोन्स मिल रहे हैं। आप अपना बिजनेस करो ना सर, और हिम्मत रखो। प्लान बी मत बनाओ कि ये फेल हो गया तो ये नहीं सर, अगर प्लान बी बनाए तो प्लान ए को फेल होना ही है। इसलिए प्लान ए बना के काम करो कि ये करना है तो करना है, उसमें जज्बा चाहिए, करेज चाहिए, और 100% कायनात साथ देगी। आपको अपने आप को पूरा डुबो देना है उसमें। और मेंटर का क्या रोल है ये सारे में? एक क्योंकि तुमने पहले किया तो शायद कोई मेंटर नहीं रहा होगा जब किया होगा, या था कोई मेंटर आपका? सर बिल्कुल मेरे को पता भी नहीं था कि इनके मेंटर भी होते हैं। अच्छा। जब से आपके बारे में सुना है मैं इतना इम्प्रेस हुआ सर, मतलब मेरी जो एनर्जी है वो डबल हो गई कि कोई तो है मेरे साथ जो मेरे को धंधे में वहां तक ले जा सकता है जो मैंने सपने सजा रखे हैं। अब मेरे को विश्वास हो गया सर कि अगर मैं आपकी बात, आपकी गाइडेंस सुन भी लूं, सिर्फ अप्लाई मतलब बोलूं ना, तो भी मेरे को कोई 2029 तक 10,000 करोड़ कंपनी खड़े करने से रोक नहीं सकता। तो तुम आए कैसे तजुर्बा में? तुम कहाँ देखा तुमने जो आके एकदम ज्वाइन किया, और फीस थी, साल भर का कोर्स ज्वाइन करा, और अभी 1-2 महीने हुए तुम्हें, शायद 2 महीने? सर 2 महीने हुए, दिवाली के आसपास 2 महीने हुए सर, दिवाली के। पहले तो आए कैसे, और ये 2 महीने का एक्सपीरियंस क्या है, जरा लोग को बताओ। लोग सोचते रहते हैं कि छोड़ो जी, हम क्यों तजुर्बा ज्वाइन कर रहे हैं, हमें सीखने की क्या जरूरत है, हमें तो सब आता है। उनके लिए जरा कुछ मैसेज बताओ। सर जो कहते हैं कि औकात, आदमी कहता है कि भाई मैं 20,000 रुपये लेता हूं, मेरी कंपनी मुझे 20,000 देती है। मैं जब बात करता हूं भाई कंपनी 20,000 नहीं देती, कंपनी किसी को 50,000 भी दे रही है, किसी को लाख भी, किसी को 2 लाख भी, उसको उसकी औकात के हिसाब से, इट मीन्स उसको नॉलेज के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो आप जब नॉलेज के हिसाब से आप काम कर रहे हो, और जब मैं वीडियो जब देख रहा था सर, नॉर्मली मैं मोटिवेशन के वीडियो ज़्यादा पसंद करता हूं, जब मैंने देखा बिजनेस के बारे में कि आपकी बात सुन के कि आप पान की दुकान खोल लेना लेकिन आप नौकरी मत करना, मैं कहता हूं सर कुछ टाइम के लिए हो सकता है परिवार के हालात ऐसे हो कि करनी पड़े, लेकिन
उस जो सपने को जगा के रखना पड़ेगा। और सबसे पहले बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, आपको माइंड में सपना लेके आना पड़ेगा। जिसको अच्छे सपने हैं, अच्छा बनने के सपने हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं बिना मेंटर के की गई मेहनत जीरो, बेकार। आपको कदम कदम पे झटके लगेंगे, और जब आप जैसा तजुर्बा वाला आदमी मिलेगा, वो उस झटके से पहले ही मेंटली तैयार करेंगे, उसका रास्ता तैयार करके दे देंगे। सर आपने जो झेला है, और आज हमको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस पे पता है इस पे जाके कामयाबी जल्दी मिलेगी, तो हमको यूज करना चाहिए, हर हाल में यूज करना चाहिए। आईपीओ का भी तुम्हारा विजन है, करना चाहते हो आईपीओ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके? जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कंपनी को लिस्ट करो, कंपनी ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, उसी को 10-20 हज़ार करोड़ का बनाओ। है कुछ विचार ऐसा? सर जब मैंने आपसे सुना कि आईपीओ लाके हम 10x, 20x, 30x जा सकते हैं, उस दिन ही मैंने दिमाग में बना लिया था सर कि एक इंसान आज मिला है मेरे को जो मेरा 10,000 करोड़ का सपना है, वो जो 5 साल में करना है उसको 3 साल में पूरा करेगा। मेरे को मतलब विश्वास और ज्यादा बढ़ गया मेरे ऊपर कि जो 5 साल में मैं करने की सोच रहा हूं, मेरे को एक ऐसा हीरा मिला है जो मेरे को वहां तक लेके जाएगा, गाइड करेगा डे 1 से, और वो आईपीओ लेके आएगा। तो मैं बिल्कुल जाना चाहता हूं सर, कुछ कंपनियां मैं चाहता हूं एक्विजिशन करूं और उसमें वर्किंग करूं, आपकी गाइडेंस उसमें डालूं, और पूरा तजुर्बा से अगले 3 साल में 10x जाए हम। अगर 300 करोड़ का धंधा कर रहे हैं और 10x गए तो 3,000 करोड़ 3 साल में सर इजीली हो जाएगा, बट आपकी गाइडेंस से। मेहनत आपकी, गाइड तो मैं करूँ। सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर इंसान को करनी पड़ेगी, बट वो सही दिशा में गाइड किया हुआ, सही दिशा में जो मेहनत कर रहे हैं वो कामयाबी जल्दी लेके आती है। तो तकरीबन दिन में कितने घंटे काम कर लेते तुम? सर करीब करीब 17 से 18 घंटा मैं काम पे रहता हूँ। 17 से 18 घंटे काम पे रहते हो, क्या बात है, बहुत खूब। सो दोस्तों, ये थी बड़ी इंस्पिरेशन, बड़ी भारी मोटिवेशन। कमेंट में बताना जरूर कि कितने लोगों को मोटिवेशन मिली कि ज़रूर आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो किसी तरह का मन में ये मत रखना मेरी उम्र नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बाप ने पढ़ाया नहीं, मैं अमीर घर से नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। किसी भी तरह का भाई एक्सक्यूज़ दोगे ना तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फटाक से कमेंट में लिखो ये वीडियो कैसा लगा, भारत भूषण जी से आपको कितनी मोटिवेशन इनकी स्टोरी से मिली। और हम ऐसी ही स्टोरियाँ आम लोगों की, यहाँ बड़े बड़े मंत्री नहीं आएंगे, बड़े बड़े सेठ नहीं आएंगे, ऐसे ही लोग आएंगे जो जीरो से हीरो बन रहे हैं। और हर घर एंटरप्रेन्योर, ये हमारा एक मिशन है। 1 करोड़ लोगों को सिखाना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, और 500 लोगों को बिलियनर बनाना है, उनके आईपीओ लाने हैं। तो थैंक यू वेरी मच भारत भूषण जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऐसे ही तरक्की करते रहो, और जब हम अगला आपका पॉडकास्ट करें तो कई 100 करोड़ में वापस आपको हम वहां देखना चाहते हैं। सर मेरे को पूरा विश्वास है, आपके साथ रहेंगे तो 101% कर लेंगे सर। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाने चलेंगे और डांस करेंगे सर वहाँ, जब आईपीओ आएगा तो डांस जरूर करेंगे सर। करना है, वो हमारा वादा है। 500 आईपीओ में 500 डांस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू, थैंक यू सो मच।